हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या साइंस का सैम्पल पेपर देखेंगे विद आंसर्स 2023 एंड 24 का ये सैम्पल पेपर है जो कि मैंने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो क्या सॉलिड स्टेट में बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जा रहा है क्या बैरियम क्लोराइड और उसके अंदर ऐड किया जा रहा है सोडियम सल्फेट। तो ये क्या हमारी जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन होगी। इसके अंदर क्या होगा, देखो आप बैरियम क्लोराइड जहाँ पे लिखा है और ऊपर क्या है सोडियम सल्फेट। तो इसमें क्या होगा, ये जो सोडियम और ये जो बैरियम है ये क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो सोडियम की जगह पे आ जाएगा बैरियम और बैरियम की जगह पे क्या आ जाएगा, सोडियम। तो ऊपर क्या बनेगा हमारा बैरियम सल्फेट। और ये जो बैरियम सल्फेट होता है ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होता है, मींस सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इसीलिए बच्चों जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, आंसर बी, दैट इज द बैरियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमने क्या करना है, जो हमारी जिंक मेटल है उसको क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर उसमें डालना है। ठीक है, उसके बाद 30 मिनट बाद हमने क्या जो सॉल्यूशन का कलर है उसको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो हमारी जिंक मेटल है वो क्या है, जो कॉपर मेटल होता है उससे क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होती है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। इसका मतलब क्या है, जिंक जो है वो क्या करेगी, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी। तो इसको बाहर निकाल के खुद जिंक इसकी जगह पे आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ओके, इसी की वजह से क्या होता है, जब हमारे पास जिंक सल्फेट बनता है ये हमारा क्या होता है, कलरलेस। तो हमारे जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो कौन सा होगा, हमारी ऑप्शन आएगी बी, दैट इज द कलरलेस। ओके, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट इज, तो इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो बच्चों राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारा क्या एक बेसिक सॉल्ट है जो कि क्या होता है, नॉन कोरोसिव, और ये माइल्ड सॉल्ट है हमारा। ओके, उसके बाद ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ए मेटल X, ए कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए बर्निंग माच स्टिक इज बॉट नियर टू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मेटल X। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, हमने लेना है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर बच्चों हमने क्या है, कोई भी एक मेटल डाली है M, जिसकी वजह से वहां पे क्या कलरलेस गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने क्या करना है, इस मेटल का नेम बताना है कि वो मेटल इनमें से कौन सी होगी। तो यहाँ पे आपने इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा हिंट आप कैसे लगा सकते हो। देखो कलरलेस गैसेस तो और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सल्फ्यूरिक एसिड में से कौन सी गैस निकलने के चांसेस है, हाइड्रोजन गैस निकलने के ही चांसेस है। तो आप वहां से याद रख सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन गैस कब निकलेगी, अगर यहाँ पे जो मेटल है वो क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, क्योंकि यहाँ पे होने वाली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर कोई मेटल जो है वो हाइड्रोजन को तभी डिस्प्लेस कर सकती है अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से क्या हो, ऊपर हो। उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या आंसर देना है। तो आप देख सकते हो पहली ऑप्शन में क्या है, सोडियम। तो सोडियम क्या है, सेकंड नंबर पे होती है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये हाइड्रोजन से ऊपर है। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। सल्फर, सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है। कॉपर क्या हाइड्रोजन से नीचे होता है, सिल्वर भी हाइड्रोजन से नीचे होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, सोडियम यहाँ पे आएगी। सोडियम क्या करेगी, इसको डिस्प्लेस कर देगी और वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। आगे है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड, ये चीज बन रही है। तो हमने बताना है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन सी सही है। अभी देखो आपको डिसाइड करना, ऑक्साइड का मतलब तो ऑक्सीजन है, लेकिन सोडियम हमने डिसाइड करने है कि ऑक्सीजन के साथ कितने सोडियम आएंगे। तो यहाँ पे आते हैं 2। ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि देखो जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 and 6। तो आप देख सकते हो लास्ट शेल में क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, साथ में पड़ा सोडियम। लेकिन सोडियम जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 281, क्योंकि इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 11। तो उसकी लास्ट शेल में सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डेफिनेटली कितने सोडियम है, 2। तो दोनों सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या है, ऑक्सीजन को देंगे, तभी ये चीज हमारे यहाँ पे बनती है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या भी जो आंसर है वो हमारा देना है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारी सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्या 2 Na पॉजिटिव। तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 सोडियम इसलिए आगे 2 लगा हुआ, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड। तो हमसे क्या है, एलिमेंट पूछा है कि कौन सा बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो आपको पता है कि हमारे पास क्या है, जो एलिमेंट्स होते हैं मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल्स जो होती हैं आपने ये याद रखना है कि कौन सा क्या है बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल से आप इस तरीके से बी बना सकते हो ना। आप देखो इसको टेढ़ा करके देखो कि तो बी बन गया। तो बी मीन्स क्या है, बेसिक। तो मेटल्स ऑलवेज क्या करती है, बेसिक ऑक्साइड को बनाती है। तो अब आपने क्या करना है, इनमें से आइडेंटिफाई करना कौन सी मेटल है। और मेटल
वाले की क्या नेचर होती है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स देती है इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली क्या है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, तो लास्ट शेल में क्या जिसके कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे देखो पहली ऑप्शन में क्या लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन 5 देगा नहीं, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सेकंड में क्या है 7 है, तो ये भी नहीं देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे 4 है तो ये शेयर करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगी और ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारा सोडियम है, तो सोडियम क्या है एक मेटल भी है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपने क्या आइडेंटिफाई करना, अगर यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड आता तो हमने क्या नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करना था। ओके, 7th क्वेश्चन है एन एलिमेंट M हैज 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड शेल एज इन द सेकंड शेल, द एटॉमिक नंबर ऑफ M इज। तो हमें क्या बोला कि कोई भी एक एलिमेंट है M जिसके क्या थर्ड शेल के अंदर, पहली बात तो यहाँ पे आ गई थर्ड शेल, तो हम लोग क्या करते हैं पहले 3 शेल्स को बना लेता है, तो इस तरीके से आप डैश डैश वहाँ पे लगा लो। अभी आपको पता है देखो थर्ड शेल तभी आएगी क्योंकि पहली 2 शेल्स क्या है कंप्लीटली फिल्ड होती है। तो पहली शेल में हमें पता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, सेकंड के अंदर आते हैं 8। अब थर्ड के अंदर उन्होंने बोला है कि 50% इलेक्ट्रॉन्स है एज कंपेयर टू द सेकंड शेल। तो सेकंड में क्या है 8 का 50% कर देंगे मींस हाफ कर देंगे, तो कितना आ गया 4। अभी हम लोग क्या करेंगे एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनी है हमारे पास इन सबका ऐड करके, तो 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 + 4 14। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स बच्चों कौन से होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं हमारे। सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको क्या आउटसाइड द बॉडी क्या ब्रेक करते हैं एंड एब्जॉर्ब करते हैं। तो सेप्रोफाइट्स की जो एक एग्जांपल है वो हमारी कौन सी है, मशरूम। तो इसलिए इसका आंसर होगा मशरूम। नेक्स्ट, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। तो देखो जो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर है इसका क्या काम क्या होता है, जो हमारा टेस्ट होता है उसको प्रिडिक्ट करना। और आपको पता है टेस्ट हम लोग किस चीज से करते हैं, टंग से करते हैं ना, तो टंग के अंदर ही क्या है गस्टेटरी रिसेप्टर्स वो क्या होता है प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ए फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू सजेस्ट फॉर दिस पर्पस। तो क्या है एक फार्मर जो है वो क्या करना चाहता है, बनाना प्लांट को ग्रो करना चाहता है जेनेटिकली जो सिमिलर हो, जो कि उसके फील्ड में ऑलरेडी प्लांट्स लगे हुए हैं। तो जो हमारे पास क्या होता है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काफी मेथड्स है उसमें से जो हमारा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर क्या है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या पास ऑन होती है टू दी नेक्स्ट जनरेशन या टू ऑफस्प्रिंग्स। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेक्स्ट, हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, तो इसका जो आंसर है वो क्या कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय ए जीन। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है हाइट जो होती है ना प्लांट की वो क्या ग्रोथ हार्मोन से ही रेगुलेटेड होते हैं, लेकिन वो वाले ग्रोथ हार्मोन जो क्या किसके अंडर होते हैं, किसके कंट्रोल के अंडर होते हैं, वो एंजाइम्स जो कि कोडेड होते हैं बाय ए जीन्स। ओके, 12th question, a sportsman after a long break of his routine exercise suffered muscular cramps during a heavy exercise session. This happened due to the, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपने भी ये कभी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार हम लोग क्या बहुत ज़्यादा काम कई बार कर लेते हैं, रनिंग कर लिया फिर कोई वर्कआउट ज़्यादा कर लिया तो क्रैम्प्स हो जाता है जिसकी वजह से हमें पेन होता है लेग्स में। तो ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि उस जब हम लोग क्या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या है ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो क्या इतनी नहीं मिल पाती और हमारी बॉडी का काम बहुत ज़्यादा कर रही है उस टाइम पे, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है एंड वहाँ पे क्या बनता है हमारे पास लैक्टिक एसिड। तो सी ऑप्शन हमारा क्या राइट ऑप्शन होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो बच्चों ये जो वीडियो है मैं स्पेशली उन बच्चों को ध्यान में रख के बना रही हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, जिनको कुछ भी कॉन्सेप्ट का बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसने थोड़ा बहुत ऑलरेडी कर रखा है तो आप इसको क्या 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो टू सेव योर टाइम। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो कभी भी आप इस वीडियो को डेफिनेटली छोड़ के जा सकते हो, बिकॉज आई डोंट वांट कि किसी का भी टाइम वेस्ट हो। ओके, तो 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म। तो देखो बच्चों कन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा जो हमारी इमेज होती है वो क्या बनती है, सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। और इरेक्ट जो इमेज होती है वो क्या कभी भी अपने आप नहीं बनती, उसको हम लोग क्या इस तरीके से डॉट डॉट करके एक्सटेंड करके खुद लाइंस को इंटरसेक्ट करवाते हैं और वहां पे इमेज को बनाते हैं। ओके, तो इसीलिए क्या जब भी ऐसे इरेक्ट इमेज बनते हैं तो वो हमेशा क्या होता है बिहाइंड द मिरर बनती है, कभी भी इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं बनती। तो जिसमें भी आप ऑप्शंस देखो, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, इन द फ्रंट ऑफ मिरर, तो यहाँ पे देख सकते हो बिहाइंड द मिरर। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हेन लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स
विच डिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, दिस इज ड्यू टू दी, तो ये क्या होता है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये तो आपको आई होप कि पता होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि जब भी कोई रे किसी फाइन पार्टिकल्स के साथ टकराती है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ वाई। तो हमें बताना है कि ये जो एक्स और वाई है वो कौन से होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपने क्या करना है, पहले ऑप्शंस देखने हैं, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि आंसर क्या हो सकता है। तो देखो हमने क्या करना है, एक्स जो है वो किसके लिए है, फ्रीज दी प्रोडक्शन ऑफ एक्स, मींस एक्स को क्या करना चाहते हैं हम लोग, उसकी प्रोडक्शन को बंद करना चाहते हैं। तो पहले ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ ओजोन, तो ओजोन तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तो उसको तो हम लोग नहीं रोकेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गई। सेकंड में क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, उसमें छेद करते हैं, उसको खत्म करती है, तो ये डेफिनेटली हमारे लिए हार्मफुल है। तो ऑप्शन बी और सी में से हो सकता आंसर, तो इसकी पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर डी में क्या, यूवी रेज। अभी देखो बच्चों, यूवी रेज जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, विटामिन जो डी होता है उसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन अगर इसका ओवर एक्सपोजर करें तब हमारे लिए हार्मफुल होता है, अदरवाइज ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है। तो ये राइट, ये मतलब हो सकता है, तो ये चीज़ क्या गलत है, ऑप्शन में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यूवी रेज की प्रोडक्शन को हम लोग फ्रीज नहीं करना चाहते हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, बी और सी में से। अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोनों में पहले है, सेकंड में इसमें क्या है, यूवी रेज है, और यहाँ पे क्या ओजोन है। तो हमें पता है कि किसकी डिप्लीशन को बचाने के लिए, तो यूवी रेज की डिप्लीशन तो होती नहीं है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, किसकी होती है, ओजोन की होती है। तो इसीलिए राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेट टू दी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। देखो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, वो वाले सब्सटेंसेस जो क्या है, सिंपल लैंग्वेज में क्या है, जो गल सकते हैं, जो धीरे धीरे क्या गल जाता है, खत्म हो जाता है, जिनको जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया है जिनको तोड़ सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, वो हमारे कौन से होते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो नीचे का ऑप्शन दिए हुए, ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सेकंड है, रिमेन इनर्ट, इनर्ट का मतलब वैसे के वैसे रहते हैं। परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, में हार्म द इकोसिस्टम। तो इनमें से जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्योंकि हमारे पास क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है जो कभी भी गलता नहीं है, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते नहीं है, तो वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो ये जो बाकी तीनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, वो तीनों फीचर्स किसके हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के हैं, क्योंकि वो क्या इनर्ट होते हैं, एनवायरनमेंट में लंबे टाइम तक रहते हैं और इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, आप समझ सकते हो। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर 17 to 20 हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दिए होंगे, तो हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शन हमारी सही है, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 था, असर्शन क्या दी हुई है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, रीजन है एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। तो इसमें देखो बच्चों, जो असर्शन है ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ना कि एंडोथर्मिक, उसमें बहुत हीट निकलती है, लेकिन क्योंकि वो प्रोसेस स्लो होता है, इसीलिए वहां पे जो रिलीज ऑफ हीट है, जो हीट निकलती है, उसका हमें क्या इतना पता नहीं चलता। तो रीजन तो सही दिया हुआ है, लेकिन असर्शन हमारी क्या है, रॉन्ग। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन क्या दी हुई है, probability of survival of an organism produced through the sexual reproduction is more than that of the organisms produced through the asexual mode। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनके सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द असेक्सुअल मोड। तो ये सही है बिल्कुल। रीजन क्या दिया हुआ है, वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेजेस टू द इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइवल, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या दोनों ही सही है। तो बच्चों कौन सी ऑप्शन होगी हमारे पास, ए जो हमारी है वो क्या राइट ऑप्शन होगी, तो इसका आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन क्या है, ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। तो ये क्या यहाँ पे क्या है, गलत है असर्शन। क्यों गलत है, क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो अगर हम लोग क्या करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल डिक्रीजेस, तो कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी, जैसे हम लोग क्या करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे, ओके। रीजन में क्या दिया हुआ, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग करंट को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर जो भी हमारा, जैसे कि ये वायर है, इसके बिल्कुल पास में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है।
ठीक है। जैसे हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हमारा सही है पहला, लेकिन इंसर्शन क्या है गलत। तो कौन सी होगी हमारी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज दी ऑप्शन डी। क्लियर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रीप्लेनिशमेंट। तो ये क्या है बिल्कुल सही है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या है गल जाते हैं तो वो क्या करते हैं कंपोस्ट को बनाते हैं। तो ये चीज सही है। रीजन में क्या है, इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये चीज क्या है गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो हमारे कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही यहाँ पे आएंगे, इनऑर्गेनिक नहीं आते। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कन्वर्ट होते हैं सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हमेशा क्या होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ही होते हैं, इनऑर्गेनिक कभी भी नहीं होते। तो इसलिए ये गलत है। असर्शन सही है लेकिन हमारा रीजन क्या है गलत है। तो इसमें से कौन सा बनेगा फिर, हमारी ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 21st क्वेश्चन है, डाइल्यूट HCl is added to the zinc granules. How will you prove that the chemical change has taken place here? Support your response with the two arguments. तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो जिंक ग्रैनुअल्स है, जिंक क्या होता है एक मेटल है और डाइल्यूट HCl तो एसिड है ही। तो यहाँ पे क्या है जिंक को मीन्स क्या है एक मेटल को एसिड के अंदर डाला गया है। तो दोनों की जो रिएक्शन हो रही है उसके बाद हमें बताना है कि कैसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या केमिकल चेंज हुआ है। तो अगर किसी भी रिएक्शन के होने के बाद बच्चों वहाँ पे या तो कोई गैस बाहर निकले मीन्स एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, या फिर वहाँ पे क्या टेम्परेचर के अंदर चेंज आ जाए मीन्स टेम्परेचर ज्यादा हो जाए कम हो जाए। तो ये दो ऐसे चेंजेस है जिसके बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि डेफिनेटली वहाँ पे क्या केमिकल चेंज हुआ है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है चेंज इन कलर भी होता है, जैसे कि इस केस में हो रहा है। यहाँ पे क्या है जिंक का जो कलर है वो क्या रिएक्शन के बाद ग्रे टू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इनमें से क्या कोई भी दो चेंजेस को क्या आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू द फ्रूट फॉर्मेशन इन द प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों मैंने यहाँ पे क्या इजी वर्डिंग में लिखा है सो दैट आपको क्या इजी हो जाए याद करना। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि प्लांट्स के अंदर जब क्या फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कौन कौन से आते हैं, मींस फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जो ओव्यूल होता है वो किस में बदल जाते हैं, सीड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरी बिकम्स फ्रूट, ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट के अंदर। सेपल्स एंड पेटल्स में फॉल ऑफ, इसके अंदर क्या होता है जो सेपल्स पेटल्स इवन स्टेमन जो होता है वो क्या होता है गिर भी सकते हैं। फोर्थ, दी जाइगोट डेवलप्स इनटू एंड एम्ब्रियो। तो जाइगोट क्या होता है फर्टिलाइज्ड जो एग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जाइगोट। तो ये क्या डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, और एम्ब्रियो से फिर क्या जो नया प्लांट है वो क्या बनता है। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the purpose of making urine in the human body? Name the organs that stores and release the urine. अब देखो यूरिन हमारी बॉडी के अंदर क्यों बनता है, जब हम लोग क्या खाना खाते हैं तो डाइजेशन के बाद जो खाना होता है उसमें से क्या जरूरी जो चीज़ होता है वो तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अभी भी उसके बाद क्या होता है ब्लड के अंदर क्या है वेस्ट चीज़ें रह जाती हैं। तो उनको बाहर निकालना क्या हमारी बॉडी से बहुत ज़रूरी है, और उसी को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में क्या बनता है यूरिन बनता है। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, टू फिल्टर आउट नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक द यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड इन ह्यूमंस। तो इसी के लिए क्या है जो यूरिन है वो बनता है सो दैट हमारे ब्लड में से ये जो वेस्ट मटेरियल उनको क्या बाहर निकाला जा सके। अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजिनस वर्ड नहीं लिखना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो, सिंपल लिख सकते हो टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, और यूरिन जो है वो स्टोर कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। जब यूरिनरी ब्लैडर क्या पूरे तरीके से भर जाता है तब जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से क्या बाहर आ जाता है थ्रू दी यूरेथ्रा। तो रिलीज कहाँ से होता है, यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd के अंदर और ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, व्हाई डू आर्टरीज हैव द थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर एज द वीन्स हैव द वाल्व्स। तो देखो हमारे पास क्या होता है जो आर्टरीज एंड जो वेन्स है ये दोनों ही क्या होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं, मींस पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें ब्लड क्या करता है फ्लो करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है जो आर्टरीज होती है इससे क्या होता है ब्लड जो है वो जाता है अवे फ्रॉम दी हार्ट। तो आपने याद करना है ए से आर्टरीज, ए से अवे फ्रॉम दी हार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है जो ब्लड है वो क्या हार्ट से बॉडी के सभी डिफरेंट पार्ट्स तक क्या जो ब्लड है जाता है थ्रू दी आर्टरीज। अब देखो बॉडी के सभी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना है तो ब्लड क्या अंडर हाई प्रेशर होगा ना, अगर हाई प्रेशर होगा तभी तो वो क्या सभी पार्ट्स तक पहुंच पाएगा। तो क्योंकि ब्लड हाई प्रेशर के अंडर होता है इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल है वो क्या होती है थिक होती है, सो दैट वो क्या है इस हाई प्रेशर को झेल सके। ओके, नेक्स्ट इसी के अंदर हमसे पूछा है वेन्स के अंदर हमारे क्या वाल्व्स क्यों लगे होते हैं, क्योंकि वाल्व्स क्या होता है सिंपली ये मान लो हमारी क्या है वेन्स है, इसमें क्या होता है इस तरीके से, मतलब मान लो आप गेट जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वाल्व्स, मतलब गेट जैसे होते हैं। तो ये क्या करते हैं क्यों लगे होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो वेन्स है इसमें क्या ब्लड इस तरीके से जाता है नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर जब ब्लड जाता है जैसे जाता है ये वाल्व्स हमारे क्या हो जाते हैं बंद हो जाते हैं, सो दैट जो हमारा ब्लड है वो वापस क्या नीचे की डायरेक्शन में ना मूव करे। इसीलिए वेन्स के अंदर हमारे क्या वाल्व्स लगे होते हैं टू इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज इन द वन डायरेक्शन ओनली।
क्वेश्चन नंबर 24, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द थ्री मीडिया आर गिवन बिलो। तो नीचे क्या तीन मीडियम दिए हुए हैं ABC, इनके क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमें दिए हुए हैं। ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द A to B, एक हमारी रे क्या है A to B मीडियम में जा रही है, एंड अनदर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द B to C, दूसरी क्या है B to C मीडियम में जा रही है। तो ए पार्ट में पूछा है इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो देखो बच्चों, हमें पता है कि जो रे है हमारी वो क्या है नॉर्मल की तरफ कब बेंड होती है, जब वो जाती है कहाँ से, रेयर टू द डेंसर मीडियम। तो हमने क्या यही आइडेंटिफाई करना है कि किस केस में क्या रेयर टू डेंसर जा रहा है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, जिसको हम लोग क्या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जितना ज़्यादा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है मीडियम, उतना ही क्या होता है ज़्यादा डेंसर होता चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर जब A to B रे जा रही है तो यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.6 to 1.8 हो रही है, मीन्स यहाँ पे क्या एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मीन्स मीडियम क्या है ज़्यादा डेंसर हो रहा है। तो इस केस में राइट रे क्या है रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो यहाँ पे क्या वो होगी बेंड्स टुवर्ड दी नॉर्मल, मीन्स क्या A to B जाने में। तो B to C भी आप देख सकते हो, देखो B to C जा रही है तो यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, 1.8 to 1.5। तो यहाँ पे क्या है जो मीडियम है वो क्या हो रहा है डेंसर टू रेयर हो रहा है। ओके, सेकंड केस में हमसे पूछा है इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकंड मीडियम। तो A to B जाने में या B to C जाने में किस में जो लाइट की स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। तो जितना मीडियम क्या होगा रेयर होगा उसमें क्या स्पीड जो है वो क्या ज़्यादा होगी। तो हमें पता है कि सेकंड केस में जब रे क्या है B to C मीडियम में जा रही है तो वहाँ क्या डेंसर टू रेयर मीडियम हो रहा है, इसीलिए सेकंड का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा फ्रॉम B to C। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम B का वो क्या A से ग्रेटर है, इसीलिए वो क्या बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑन पासिंग फ्रॉम द मीडियम A to B। और सेकंड का जो मैंने आपको समझाया, द स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द B to C सिंस NC लेस देन NB। तो ये आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने सारा आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको कॉपी पे समझा रही हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास क्या एक पीस ऑफ वायर है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है हमें R, इज कट इनटू दी 3 इक्वल पार्ट्स। तो इसको क्या ये जो हमारी वायर थी इसको हमने क्या करना है 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कट कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है 3 पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन दी पैरेलल। तो वायर को कट करने के बाद हर एक पीसेस को हमने क्या इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा लेना है। अभी देखो हमने क्या वायर की टोटल लेंथ ली थी L और रेजिस्टेंस हमें दी हुई थी। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो यहाँ पे क्या है अगर हमारे पास हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो दैट मीन्स क्या है यहाँ पे हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी आ गई L/3। क्लियर। तो इसीलिए क्या जो रेजिस्टेंस होगी हर एक पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या बन जाएगी फिर R/3, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। तो अगर हम लोग क्या यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए क्या हमें पता चला कि ये जो हर एक पार्ट है इस वायर का उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी R/3। देन हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 R2 एंड R3। तो यहाँ पे क्या है सबकी जो रेजिस्टेंस है वायर की वो कितनी है R/3 है, तो उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 1/R3 1/R3 1/R3। और यहाँ पे क्या टोटल रेजिस्टेंस है 1/R। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे दी हुई है इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1। तो इसकी जो पूरी टोटल रेजिस्टेंस है वो बच्चों में कितनी दी हुई है R1। तो हम लोग यहाँ पे क्या R की जगह पे क्या लिख देंगे R1। तो अभी इसको हम लोग क्या सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 3/R। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 3/R 3/R 3/R। अब R यहाँ पे क्या एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या है 3 + 3 + 3 टोटल कर दो 9 9/R। ये R उधर चला गया तो क्या आएगा R/R1 इज इक्वल टू 9/1। अब कई बच्चे क्या करेंगे यहीं तक आंसर को लिख के आ जाएंगे कि 9:1 है। तो बच्चों यहाँ तक नहीं छोड़ना, आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो R1/R। R1/R पूछा है, R/R1 नहीं पूछा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा अब इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे R1/R तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो 1/9। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1:9। Next question, refer to the image below and state how the magnetic field pattern indicates regions where the magnetic field is stronger outside the magnet। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या नीचे जो डायग्राम बनी है तो आउटसाइड द मैग्नेट क्या कहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो बच्चों आपको ये पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है हमारी
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। जितनी ज़्यादा क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगी, मींस जितनी ज़्यादा क्राउडेड होगी उतना ही वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे नियर दी पोल्स, पोल्स के पास क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास है। लेकिन अगर हम लोग क्या है इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है जो लाइंस है वो क्या देखो एक दूसरे से कितनी दूर दूर है, तो यहाँ पे क्राउडेड नहीं है, इसीलिए पोल्स के पास में क्या होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो हम लिखेंगे नियर दी पोल्स। सेकंड, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। तो अगर हम लोग क्या करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर इन द रीजन वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, दिस मींस दैट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम नियर द पोल्स। एंड इसके बाद क्या, जैसे हम लोग क्या करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे क्या एक फूड चेन दी हुई है जिसमें क्या 5 ट्रॉफिक लेवल है। पहले पार्ट में पूछा है इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज 100 जूल। तो थर्ड लेवल हमारा ये वाला हो गया। इस पे हमें बोला कि यहाँ पे क्या टोटल जो एनर्जी है वो कितनी अवेलेबल है, 100 जूल। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। तो प्रोड्यूसर लेवल कौन सा होता है बच्चों, पहला लेवल जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, प्रोड्यूसर लेवल। तो हमें यहाँ पे बताना है कि टोटल कितनी एनर्जी अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे क्या कौन सा रूल लगता है, यहाँ पे लगता है 10% जो लो है वो लगती है। 10% लो हमें क्या कहता है कि जब भी हम लोग क्या एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है, पहले लेवल का सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो क्या होती है, अवेलेबल होती है। तो थर्ड लेवल पे हमें बता दिया कि 100 जूल अवेलेबल है, मींस यहाँ पे सेकंड लेवल पे जितनी एनर्जी थी उसका 10% ही आगे गया। तो हम देखेंगे कि 100 किसका 10% बनता है, तो 100 किसका 10% बनता है, 1000 का। अगर हमने किसी का बच्चों 10% निकालना हो तो हम लोग एक जीरो हटाते चले जाते हैं। अगर हमने उल्टा चलना, हमने ये देखना कि 100 किसका 10% है तो वो एक जीरो आप लगा दोगे तो वो कितना है, 1000। दैट मीन्स ये जो हमारा सेकंड लेवल है इसमें टोटल कितनी एनर्जी अवेलेबल थी, 1000 जूल। तभी इसका 10% 100 जूल एनर्जी आगे क्या है, सेकंड टू थर्ड लेवल पास ऑन हुई। अब फिर से बैक चलेंगे, सेकंड टू फर्स्ट पे आएंगे तो अब देखो कि 1000 जो है वो किसका 10% है, तो हमने ये निकालना किसका 10% है, एक जीरो और लगा दो। तो 3 जीरो पहले लगी हुई थी, एक जीरो और लगा देंगे तो कितना बना, 10,000 जूल। तो दैट मीन्स प्रोड्यूसर लेवल पे टोटल क्या है, 10,000 जूल जो एनर्जी है वो क्या अवेलेबल है। तो इसके पार्ट में आंसर क्या लिखेंगे, 10,000 जूल बिकॉज ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक, नेक्स्ट बी के अंदर पूछा है इज इट पॉसिबल टू हैव 2 ट्रॉफिक लेवल्स इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉफिक लेवल, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे ये जो हमारा 4th ट्रॉफिक लेवल है क्या इससे ऊपर हम लोग क्या 2 लेवल को और इंट्रोड्यूस बीच में कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल। तो ये बच्चों पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हर एक नेक्स्ट लेवल पे क्या होता है, 10% एनर्जी ही ओनली अवेलेबल होती है। तो अभी अभी हमने देखा कि थर्ड लेवल पे 100 जूल तो थर्ड पे आ गई थी, इसका 10% निकालेंगे तो फोर्थ लेवल पे सिर्फ कितनी एनर्जी अवेलेबल है, 10 जूल। और 10 का भी 10% निकालेंगे तो यहाँ पे 1 जूल ही बच जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी कम एनर्जी है। तो इसीलिए क्या हम लोग क्या इसके अंदर 2 ट्रॉफिक लेवल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। बी पार्ट के अंदर आंसर क्या लिखेंगे, नो सिंस द लॉस ऑफ एनर्जी एट द ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी विल रिमेन आफ्टर द 4th ट्रॉफिक लेवल। आगे है हमारा सेक्शन सी। तो इसका पहला क्वेश्चन देखता है 27, द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन दी हुई है, ए पार्ट में पूछा है गिव रीजन व्हाई दी अबव रिएक्शन इज नोन एज ए थर्माइट रिएक्शन। तो इसको थर्माइट रिएक्शन बच्चों क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या है थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। और उसको वेल्डिंग पर्पस के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके आंसर में लिखेंगे द अबव रिएक्शन इज नोन एज द थर्माइट रिएक्शन बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। या फिर आप कैसे भी लिख सकते हो द मेटल ऑब्टेन्ड विल बी इन द मोल्टन और लिक्विड स्टेट। मैंने आपको बताया था इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि यहाँ पे जो मेटल मिलती है वो क्या हमें मोल्टन स्टेट के अंदर मिलती है। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। आगे है बी पार्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। तो देखो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइज कौन सा होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है। तो आप यहाँ पे कंपेयर करो, अगर हम देखें एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम को क्या लेफ्ट टू राइट साइड जाने में क्या हो रहा है, पहले एल्यूमिनियम अकेला था, यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ क्या रहा है ऑक्सीजन, दैट मीन्स जो हमारा एल्यूमिनियम वो क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, राइट। उसके बाद क्या है रिडक्शन का पूछा, रिड्यूस कौन हुआ है, तो मैंगनीज ऑक्साइड को अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस क्या है, उसकी क्या हो रही है रिडक्शन, वो रिड्यूस हो रहा है। आगे है सी पार्ट, गिव ए रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन द थर्माइट रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या कैसी मेटल यूज करनी है, यहाँ पे हम लोग क्या किसी भी मेटल का ऑक्साइड लेते हैं जनरली, या तो हम लोग क्या आयरन का ऑक्साइड लेते हैं या फिर मैग्नीज का, राइट। तो यहाँ पे क्या हमें जो मेटल मिलती है वो क्या अकेली मेटल मिल जाती है, ठीक है। तो हमें क्या यहाँ पे एक ऐसी मेटल चाहिए जो क्या करे यहाँ से इजिली ऑक्सीजन को रिमूव कर ले, मीन्स जिसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी क्या हो ज्यादा हो।
अदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी मेटल चाहिए हमें जो क्या हो, आयरन और मैंगनीज से क्या हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, मैंगनीज और ये जो हमारा आयरन है इससे ऊपर हमारा कौन सा होता है, एल्यूमिनियम, इसीलिए हम लोग एल्यूमिनियम को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो बी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कौन सा ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन सा रिड्यूस होगा। थर्ड के अंदर एल्यूमिनियम इज प्रेफरेबली यूज्ड इन द थर्माइट रिएक्शन एज इट इज प्लेस्ड अबव द आयरन एंड मैंगनीज इन द रिएक्टिविटी सीरीज। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन और मैंगनीज। दोनों में से जो आपको ईजी लगता है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है, ए रेडिश ब्राउन मेटल एक्स इज व्हेन हीटेड इन द एयर गिव्स ए ब्लैक कंपाउंड वाई। तो यहाँ पे क्या ये जो हमारी रेडिश ब्राउन मेटल है एक्स, वो कौन सी है, हमारी कॉपर। कॉपर को जब हम लोग क्या हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कॉपर ऑक्साइड के अंदर। विच व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस गिव्स द एक्स बैक, हमें क्या फिर से कॉपर मिलता है। एंड एक्स इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या इम्प्योर कॉपर से कॉपर को क्या प्योर कॉपर को ऑब्टेन करते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखना है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे x क्या होगा, कॉपर, एंड y हमारा क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एनोड के ऊपर क्या है, इम्प्योर कॉपर लगाया जाता है जिसके अंदर क्या है, कॉपर भी है लेकिन साथ में इम्प्योरिटीज भी है। और उसमें से हमने क्या करना है, जो प्योर कॉपर है उसको क्या बाहर निकालना है। और यहाँ पे कैथोड पे क्या लगाया जाता है, जो प्योर कॉपर होती है उसकी क्या एक थिन वायर यहाँ पे क्या लगाई जाती है। ठीक, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया जाता है वो कौन सा होता है, हमारा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जो मेटल को हम लोग क्या, जिस मेटल को हमने क्या रिफाइन करना है उसी मेटल का हम लोग क्या एक सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉपर को कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, इसके अंदर एसिड थोड़ा सा डाला जाता है सो दैट इसके अंदर क्या ज्यादा जो आइंस है वो क्या प्रोड्यूस हो सके, इलेक्ट्रिसिटी क्या बहुत अच्छे से पास हो सके। क्लियर। उसके बाद क्या यहाँ पे जैसे हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें से ये जो हमारी इम्प्योर कॉपर है इसमें से क्या प्योर जो कॉपर है वो क्या मूव कर जाता है फ्रॉम दी एनोड टू कैथोड। और यहाँ पे क्या इसके ऊपर क्या धीरे धीरे डिपॉजिट होना, प्योर कॉपर डिपॉजिट होता जाता है। तो विद द टाइम ये जो यहाँ पे कॉपर लगा था ये जो वायर है वो क्या है थिक होती जाती है और ये वाली जो है वो हमारी क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो प्योर कॉपर है वो क्या है यहाँ पे कलेक्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। और अगर आपको इसका पूरा डिटेल में देखना है तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर दे दूंगी, आप वहां जाके इस प्रोसेस को पूरा डिटेल में समझ सकते हो। नेक्स्ट, वी आर एडवाइज्ड टू टेक आयोडाइज्ड साल्ट इन आवर डाइट बाय द डॉक्टर्स, जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंट इन द बॉडी। तो आयोडीन क्यों असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि देखो हमारी बॉडी के लिए क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, एक बहुत ही जरूरी हार्मोन है। ठीक है, और इसको कौन प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड को क्या थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन। इसीलिए आयोडीन क्या एसेंशियल है फॉर दी सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, थायरोक्सिन हार्मोन की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो हमें क्या है, गोइटर जो होती है, जो गोइटर है वो हमें क्या डिजीज हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा गला है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोइटर डिजीज। ओके, सेकंड, थायरोक्सिन रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो ये क्या है, इनके मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है एंड ये क्या करता है, बेस्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ इन द बॉडी। आगे है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल और ए बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी मैंने क्या इजी वर्डिंग में लिख दिया है। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होती है किसी भी बच्चे की, कि वो बॉय होगा या गर्ल होगा, वो क्या डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर एग्जिस्ट टू टाइप्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स। कौन कौन से होते हैं, नेमली एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो फीमेल के अंदर तो क्या होता है, एक्स एक्स मीन्स दोनों सेम ही सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन फादर के अंदर क्या होता है, एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा समझा दूं। तो बेबी कब बनता है, जब मदर के अंदर जो एग होता है वो क्या फर्टिलाइज होता है किसके थ्रू स्पर्म। और स्पर्म कहाँ से आता है, फादर से आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मदर के अंदर तो हमेशा एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो इस एग के अंदर तो एक्स एक्स ही है, लेकिन फादर से जो स्पर्म आ रहा है अगर उसके अंदर क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो फिर से क्या बना, एक्स एक्स का बना। तो यहाँ से मदर से एक्स आया, फादर से भी स्पर्म में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम आया, एक्स, तो बेबी कौन सा होगा, गर्ल। ठीक है, लेकिन अगर जो स्पर्म आ रहा है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो कौन सा प्रेजेंट है, वाई प्रेजेंट है, तो बच्चों कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, एक्स वाई का बनेगा। तब जो बेबी होगा उसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा, बॉय। तो दैट मींस क्या, फादर से जो स्पर्म आ रहा है उसके अंदर क्या 50-50% पॉसिबिलिटी होती है कि उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है या फिर वाई क्रोमोसोम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 50-50% पॉसिबिलिटी होती है किसकी, ए गर्ल और बॉय की बीइंग बोर्न इन अ फैमिली। तो इसका जो आंसर है वो मैंने इजी वर्डिंग में लिखा, आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हेंस देयर एग्जिस्ट 50% ऑफ द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एक्स कैरिंग ओवम। ओवम मींस क्या, एग, जो कि मदर से आता है, बाय द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई क्रोमोसोम्स फ्रॉम द फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल
विद रिस्पेक्ट टू द एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो जैसे कि हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसको हम लोग किससे लिखते हैं, वी से। तो अब बच्चों हमें पता है कि जो लाइट की जो स्पीड होती है एयर के अंदर वो सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर मीडियम, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसीलिए ये जो सी बाई वी है ये रेशो क्या होगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि सी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वी से ज्यादा होती है इसकी वैल्यू, इसलिए क्या ग्रेटर देन 1 आ गया। अब हमें पता है कि सी बाई वी किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि एन क्या है, ग्रेटर देन 1। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू द एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द 1। आगे इसका सेकंड पार्ट है, इन द फिगर बिलो अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम द एयर इनटू द सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक, गिव अ रीजन वाई द रे डज नॉट डेविएट एट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या बच्चों, ये जो रे हमारी आ रही है, लाइट रे आ रही है, ये क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रही है, यहाँ पे क्या सरफेस के परपेंडिकुलरली आ रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या ये जो नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या एंगल आई 0 होगा और एंगल आर भी क्या होगा हमारा 0 होगा, इसलिए यहाँ पे क्या कोई भी डेविएशन नहीं होगी। आगे इसके थर्ड पार्ट में क्या है, कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द अबव सिनेरियो व्हेन द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द टॉप फ्लैट एंड। तो यहाँ पे क्या हमें डायग्राम कंप्लीट करनी है कि यहाँ तक तो रे आ गई है, इसके आगे वो कहाँ जाएगी। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या प्लास्टिक जो कि हमारा क्या एक डेंसर मीडियम है और ऊपर क्या एयर, तो ये हमारा क्या एक रेयर मीडियम है। दैट मीन्स क्या यहाँ पे जो रे है वो प्लास्टिक से क्या बाहर जाएगी जब, तो वो क्या डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, और जब डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तो वो क्या होती है, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इस तरीके से ये डायग्राम क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, द रे ऑफ लाइट इज अंडरगोइंग द नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहाँ पे क्या नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, कोई भी डेविएशन नहीं होगी। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाई दिया कि इसको आपको कैसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारे पास क्या है, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके लिए हमारी कौन सी लॉ है, जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो सबसे पहले बच्चों आपने ये फॉर्मूला ही लिखना है, इसको देख आप इजीली बता पाओगे कि जो हमारा इसके अंदर हीट है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इक्वल टू पढ़ी है तो दैट मीन्स क्या, हीट इन तीनों चीजों के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 1 बाय 1 इनको आपने लिख देना है। आई स्क्वायर का आई मतलब क्या होता है, करंट, तो आई का स्क्वायर है तो लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आर का मतलब क्या, रेजिस्टेंस, तो टू द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट। टी क्या होता है, टाइम, तो लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। और ऊपर हमने लिख ही दिया कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन तीनों चीजों के क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो किस किस के ऊपर क्या हमारी जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर की किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो पहला पॉइंट क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो आप अगर चाहो तो ये लिखने के बाद इसके सामने आप ये वाली चीज भी लिख सकते हो, थोड़ा एग्जाम में इंप्रेशन आपका अच्छा जाएगा। उसके बाद क्या है, जो आर है वो और किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेकंड पॉइंट है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसके सामने आप ये वाली चीज लिख सकते हो। तीसरा द नेचर ऑफ मटेरियल एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो सी और डी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ए एंड बी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वाले 2 पॉइंट लिख दो, सफिशिएंट है। Next question, Ananya responded to the question, why do electrical appliances with metallic bodies are connected to the mains through a 3-pin plug, whereas an electric bulb can be connected to a 2-pin plug? तो उसने आंसर दिया 3-pin connections reduce the heating of connecting wires। तो हमसे पूछा पहले क्वेश्चन में इज हर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट जस्टिफाई। तो बच्चों इसका जो आंसर है अनन्या का वो क्या बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो जो हमारे क्या होते हैं, जो मेटालिक बॉडीज वाले जो हमारे क्या अप्लायंसेज होते हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 3-पिन प्लग। तो 3-पिन प्लग के अंदर क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाली पिन होती है वो किसके लिए होती है, अर्थ पिन होती है, हमारी अर्थ वाली पिन होती है, सो दैट जो मेटालिक बॉडीज है उनके ऊपर अगर कोई चार्जेस इकट्ठा होता है तो उनको क्या वापस अर्थ में पहुंचाया जा सके, सो दैट झटकों से बचा जा सके। इसीलिए क्या है उनके लिए 3-पिन प्लग हमारे लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो आंसर लिखेंगे अनन्याज आंसर इज रॉन्ग। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद द मेटालिक बॉडीज नीड एन अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पार्ट टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो वो क्या करता है, अर्थ वायर ही होती है तीसरी प्लग, तो वो क्या करती है, कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करती है टू द फ्लो ऑफ करंट इन केस देयर इज एन एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टिंग बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस। ओके,
दूसरा क्या है सेकंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फ्यूज इन ए डोमेस्टिक सर्किट। तो फ्यूज का काम क्या होता है, पीछे से अगर एक्सेस करंट आ रहा है तो उसको क्या आने से रोकना, उसको ब्लॉक करना, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, जब भी पीछे से क्या कोई एक्सेस करंट आता है तो ये जो वायर है वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जो करंट है वो आगे क्या है नहीं जाता है। और फ्यूज की नीड क्यों होती है, क्यों एक्सेस करंट को रोकना जरूरी है, क्योंकि बच्चों हमारे घर में बहुत सारे अप्लाइंसेस ऐसे होते हैं जिनको इतनी ज्यादा करंट की नीड नहीं होती। तो अगर पीछे से एकदम बहुत ज्यादा करंट आ गया तो वो हमारे अप्लाइंसेस क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो उन्हीं को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूज को यूज करते हैं। तो आंसर हम लोग लिखेंगे एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस दैट ऑपरेट्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरफ्लो ऑफ द करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, करंट का जो ओवरफ्लो होता है उसके अगेंस्ट। और इसका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कोई भी एक मेटल वायर या फिर स्ट्रिप जो क्या करती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, तो वो क्या मेल्ट हो जाती है जब एक्सेसिव करंट उसके थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है। 34th क्वेश्चन हमारे पास है जिसका ए पार्ट है, रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सपोर्ट रहमत's व्यू विद द सुटेबल जस्टिफिकेशन एंड इलस्ट्रेट द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमें सबसे पहले क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे जो रहमत है उसने किस किस की रिएक्शन को करवाया, मीथेन एंड क्लोरीन। तो मीथेन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो यहाँ पे क्या होगा, मीथेन को हम लोग क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सारे हाइड्रोजन को क्या अलग अलग करके अगर हम शो करें तो इस तरीके से बनेगा। उसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाई जा रही है, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कैसे, यहाँ पे क्या ये जो बच्चों क्लोरीन है ये क्या करेगा, यहाँ पे मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, CH3Cl, क्योंकि कार्बन के साथ अभी कितने हाइड्रोजन बचे, 3 बचे, एंड एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया हमारा क्लोरीन। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है, एंड साथ में यहाँ पे जो एक क्लोरीन बचा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बाहर आया, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। तो इसका जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे, तो ये जो आंसर वाली पीडीएफ है इसका लिंक भी बच्चों आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला है रहमत's ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, यस, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या करेक्ट है वो मैंने अभी आपको बताया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या ये जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसी वजह से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बने। आगे इसका बी पार्ट है, क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज। अभी देखो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम लोग क्या नमक को पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, NaCl प्लस क्या ले लेते हैं, H2O। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, अब हमने क्या करना है, इसमें से इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने मींस इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाना है, पास करवाना है। तब हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जो वाटर है वो भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, NaCl भी अपने आयंस में टूट जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, NaOH प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, एंड साथ में Cl2 तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि लिखा है ना क्वेश्चन में क्लोरीन गैस वॉज प्रिपेयर्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या रिएक्शन को लिखना है, पहले हमसे ये पूछा था क्वेश्चन में, आगे हमसे बच्चों क्या ये भी पूछा है कि राइट दी अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दी प्रोसेस। तो कौन से अदर प्रोडक्ट बने, तो आप देख सकते हो जो Cl2 है उसके अलावा हमारे पास क्या है, NaOH एंड हाइड्रोजन गैस, ये दो चीजें हमारे के पास क्या है जो नहीं है वो क्या बन रही है। अभी हमसे क्या आगे क्वेश्चन में पूछा है, एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ ईच। तो NaOH एंड हाइड्रोजन दोनों का क्या एक एक यूज हमने लिखना है। तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या है एज ए फ्यूल क्या यूज करते हैं, ये आपने सुना ही होगा, एंड NaOH जो है उसको हम लोग क्या बच्चों सॉप्स एंड डिटर्जेंट जो है उसके अंदर क्या यूज करते हैं। अभी यहाँ पे छोटी सी एक मैं आपको टिप देना चाहूंगी कि मान लो एग्जाम में आप भूल गए यार, किसी का यूज आपको नहीं याद आ रहा, तो कोई बात नहीं, खाली नहीं छोड़ के आना, किसी चीज का भी यूज पूछ ले आप ऐसे लिख देना कि इट इज यूज्ड एज ए रिएजेंट इन द लैब, क्योंकि किसी ना किसी चीज को हम लोग क्या कभी ना कभी साइंस लैब में यूज करते हैं मोस्टली चीजों को, तो ये लिख देना, तो पूरे चांसेस है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या वो इक्वेशन दी हुई है जो मैंने अभी आपको समझाई, और इस इक्वेशन का एक और नाम होता था कौन सा, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्लोर मींस क्लोरीन और एल्कली मींस NaOH, दोनों चीजें बनती हैं। एंड ये जो चीज़ है ये आप ऑप्शन में वैसे दी हुई तो आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को लिखना है। एंड अदर पार्ट में हमसे पूछा था कि कौन कौन से प्रोडक्ट साथ में बनते हैं, तो NaOH एंड हाइड्रोजन बना था, मैंने आपको बता दिया, एंड साथ में यहाँ पे इनके यूजेस लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रायना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शंस ऑब्जर्व दैट द हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस एक्स विद द विनेगर लाइक स्मेल विद द सब्सटेंस वाई विच इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो दिया हुआ है कि हमारे पास क्या दो सब्सटेंस है, कौन कौन से, एक तो एक्स है जिसकी जो स्मेल है वो क्या है, विनेगर लाइक स्मेल है। तो विनेगर लाइक स्मेल किसकी होती है, हमारी एसिटिक एसिड की होती है। तो वहां से थोड़ा आइडिया लग सकता है कि एक्स क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड। देन एक्स की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, वाई के साथ करवानी है, जिसको एज ए इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज किया जाता है, तो वो हमारा क्या होगा, इथेनॉल। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है,
ओने एसिड बाथ गिव्स अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड जेड। अब देखो स्वीट स्मेल किसकी होती है, हमारी एस्टर की होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एस्टर होता है ना उसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, स्वीट होती है। तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये क्या हो सकता है, एस्टर हो सकता है। तो इसकी जो रिएक्शन है पहले हमने लिख के दिखाने हैं, एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई करने थे। एंड देन क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेट द चेंजेस विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल केमिकल इक्वेशन। तो इनकी इक्वेशन देखते हैं कि कैसे लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पे क्या एक्स वाई जेड तीनों के हमने क्या नेमिंग लिखनी है। देन हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई की आपस में रिएक्शन करवानी थी। तो एक्स हमारा क्या है, एथिनोइक एसिड, एंड वाई क्या हमारा इथेनॉल। दोनों की जब रिएक्शन होगी तो बच्चों यहाँ पे क्या रिमूव होता है, वाटर। तो इसका क्या है, OH जाएगा एंड इथेनॉल का क्या जाएगा, H बाहर जाएगा। तो ये वाटर बाहर निकलेगा एंड ये जो बाकी चीज़ें इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, C डबल बॉन्ड के साथ क्या आएगा, O आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से रिएक्शन हमारी होती है। तो यहाँ पे साथ में और दिया हुआ था, व्हेन हीटेड विद द कास्टिक सोडा NaOH Z गिव्स बैक द सोडियम साल्ट ऑफ एंड कंपाउंड Y। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा Z बना था दैट इज एस्टर जो बना था, जब एस्टर को क्या करेंगे, वापस से क्या हीट करेंगे NaOH के साथ, तो क्या करेगा, आगे हमने क्या ये वाली रिएक्शन को लिख के दिखाना है। तो ये हमारा क्या है, Z दैट इज द एस्टर। तो ऊपर जो एस्टर लिखा हुआ था वो क्या है, ओपन करके स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो रिएक्शन होती कैसे, ये प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा NaOH है ना, ये क्या है, NaOH, ठीक है। तो Na के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आता है, हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे ये जो Na पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होता है CH3 इसके ऊपर नेगेटिव आता है एंड C2H5 के ऊपर कौन सा आता है, पॉजिटिव। तो आप ऑपोजिट चार्जेस को मिला दो, Na पॉजिटिव किसके पास जाएगा, इस पार्ट के पास, इतने पोर्शन के पास। तो इस तरीके से हमारे पास क्या ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COONA एंड दूसरा जो बचा OH नेगेटिव, ये क्या इसके साथ चला जाएगा, तो C2H5 एंड OH। तो दूसरा प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट 35th क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर दी सर्टेन सिचुएशंस, एनालाइज एंड डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इंपैक्ट ऑन अ पर्सन। तो पहली सिचुएशन है हमारे पास, टेस्टिस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों, स्क्रोटम एंड टेस्टिस जो होते हैं ना वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस स्क्रोटम जो होता है ना वो क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो क्या होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू दी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो टेस्टिस है ना, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं किसको, स्पर्म्स को। तो स्पर्म्स कौन बनाता है, टेस्टिस बनाते हैं। और टेस्टिस को ये स्पर्म बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, लोअर टेम्परेचर। ये स्पर्म्स को तभी बना पाएंगे अगर इनको लोअर टेम्परेचर मिलेगा। इसीलिए टेस्टिस क्या करते हैं, स्क्रोटम में नीचे चले जाते हैं, सो दैट उनको क्या ये जो कम टेम्परेचर है ना वो वहां पे उनको क्या मिल सके और स्पर्म्स को क्या जो बना सके। तो अगर यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है कि टेस्टिस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड, ये कह रहे हैं कि अगर वो क्या है स्क्रोटम में जाने के एबल ना हो, स्क्रोटम में नीचे ना जा सके, तो हमें बताना है कि उसका पर्सन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर वो स्क्रोटम में नहीं जाएंगे तो जो टेस्टिस है इनको क्या है, लोअर टेम्परेचर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये जो स्पर्म्स है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आंसर लिखा हुआ है ए पार्ट में, स्पर्म फॉर्मेशन विल बी एडवर्सली इफेक्टेड बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट बी पार्ट है, वास्ट डिफरेंस ऑफ ए मैन इज प्लग्ड। तो वास्ट डिफरेंस क्या होता है, वास्ट डिफरेंस भी क्या है बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। इसके थ्रू क्या होता है, जो स्पर्म्स है ना वो क्या आगे ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ प्लग्ड, प्लग्ड का मतलब क्या होता है, ब्लॉक कर देना किसी चीज को। तो ये बोल रहे हैं कि अगर वास्ट डिफरेंस जो है मैन का उसको प्लग्ड कर दिया जाए, मीन्स वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए, तो क्या होगा। तो अगर वास्ट डिफरेंस को बच्चों क्या ब्लॉक कर दिया जाए तो वहां पे क्या जो स्पर्म्स है ना उनका ट्रांसफर आगे नहीं होगा। तो इसके आंसर में लिखेंगे वास्ट डिफरेंस इज ए पैसेज फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, सो स्पर्म्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड फर्दर। आगे सी पार्ट है, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। तो देखो बच्चों, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट होते हैं और ये बेसिकली क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ग्लैंड्स चाहे कोई भी हो वो हमेशा क्या करता है, कोई ना कोई जो फ्लूइड है ना उसका सिक्रीशन जरूर करते हैं। वो ये भी क्या करते हैं, एक सिक्रीशन करते हैं फ्लूइड की, ठीक है। और वो फ्लूइड क्या करता है, जिसकी सिक्रीशन ये करते हैं वो क्या करता है, जो स्पर्म्स होते हैं ना मेल के अंदर उनको क्या स्पर्म्स को एक तो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा क्या होता है जब स्पर्म्स को क्या करना होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करना होता है, तो उनको क्या है थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, कोई मीडियम चाहिए होता है जिसके अंदर क्या जो स्पर्म्स है वो इजीली क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इसीलिए क्या होता है, अगर यहाँ पे लिखा है कि प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल, तो हमें क्या कंडीशन दिया गया, अगर ये काम नहीं करेंगे, फंक्शनल नहीं होंगे, तो वो सिक्रीशन ही नहीं होगी वहां पे। अगर सिक्रीशन नहीं होगी तो स्पर्म्स को ना तो नरिशमेंट मिलेगी एंड ना ही वो क्या कोई मीडियम प्रोवाइड कर पाएंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ sperms। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, where prostate and seminal vesicles are not functional, they will not add secretions for the nourishment and medium for the transport of sperms।
नेक्स्ट है डी पार्ट, एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन द ह्यूमन फीमेल। तो यहाँ पे क्या है, अगर ह्यूमन जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर क्या है जो एग है वो फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा। अब देखो फीमेल की बॉडी के अंदर क्या जब एग बनता है, ठीक है, तो अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो क्या ऑलमोस्ट 1 डे के लिए रहता है। एंड देन क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस की जो थिक लाइनिंग होती है अंदर, वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है वो ब्लड के फॉर्म में क्या है उनकी बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ए ह्यूमन फीमेल it lives for about 1 day, then the thick lining of the uterus breaks leading to the discharge of the blood and mucus along with the unfertilized egg। तो ब्लड के साथ साथ क्या होता है, म्यूकस एंड जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो भी क्या फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। आगे ई पार्ट है, प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूट्रस ऑप्टिमली। अब यहाँ पे क्या देखो, जब भी क्या होती है कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके यूट्रस में क्या होता है, बेबी डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो उसी टाइम के दौरान क्या होता है उसकी यूट्रस में क्या होता है, प्लेसेंटा भी डेवलप होता है। प्लेसेंटा क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटा एक ऐसी चीज़ होती है जिससे क्या होता है जो बेबी है ना उसको क्या है ग्रो करने के लिए जो चीज़ें चाहिए जैसे कि ऑक्सीजन हो गया या अदर न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो क्या है बेबी को प्लेसेंटा से ही मिलते हैं, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर क्या होता है, बेबी होता है और प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या उसको जितनी भी ऑक्सीजन या जरूरी न्यूट्रिएंट्स या जो भी चीज़ है वो मिलती है, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्लेसेंटा क्या है यूट्रस से अटैच नहीं होगा तो क्या होगा, जो बेबी है उसको क्या ऑक्सीजन या जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो इफेक्टिंग इट्स ग्रोथ विच कुड हैव सीरियस इंप्लीकेशंस एज वेल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्ट के अंदर है, ए डॉक्टर हैज एडवाइज्ड स्मीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, विच डिजीज डू यू थिंक स्मीर इज सफरिंग फ्रॉम। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि कौन सी डिजीज है, यस डायबिटीज डिजीज उसको है, क्योंकि डॉक्टर मीठा लेने से कम मना करते हैं जब हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। आगे पूछा है, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज एंड द ऑर्गन प्रोड्यूसिंग द हार्मोन। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, पैनक्रियाज नाम का क्या होता है ग्लैंड होता है। अब मैंने आपको बताया अगर कोई ग्लैंड है तो वो ग्लैंड का काम क्या होता है, डेफिनेटली वो किसी ना किसी चीज को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियाज क्या करता है, जो इंसुलिन नाम का हमारे पास क्या होता है हार्मोन होता है उसको क्या करता है, ये सिक्रीट करता है। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलेगा, और इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है हमारे ब्लड के अंदर, मान लो ये ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या जो ग्लूकोज बनता है ना, उस ग्लूकोज को वो क्या करता है बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है, ठीक है। और जब क्या होगा, ये जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो क्या है बॉडी के सभी सेल्स तक जाएगा, तो सेल्स में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है वो क्या है यूज हो जाएगा टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज का जो लेवल है ना वो क्या मेंटेन रहता है। तो अगर वहां पे क्या जो इंसुलिन, अगर पैनक्रियाज ने क्या किया, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, अगर इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर आया ही नहीं, तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है ना वो क्या डिफरेंट सेल्स तक पहुंच नहीं पाएगा, वो ब्लड के अंदर ही रहेगा। इस वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर क्या ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें कौन सी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, सिंपली हमने लिखना है कि सफरिंग किससे कर रहा है, वो डायबिटीज से, और हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इंसुलिन, एंड इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस करता है, ऑर्गन पैनक्रियाज। क्लियर। नेक्स्ट बी पार्ट के अंदर है, विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ द रैपिड सेल डिवीजन इन अ प्लांट। तो वो कौन सा होता है हमारे पास, साइटोकाइनिन्स होता है। एंड विच हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ, तो वो हार्मोन हमारा कौन सा होता है, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट 36th क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, क्या दी अबव इमेज शोज अ थिन लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ 5 मीटर। तो एफ की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ द लेंस शोन इन द अबव फिगर। तो फिगर को देखो तो हमें पता चल ही रहा है कि ये कौन सा लेंस हमारा कन्वेक्स लेंस है। सेकंड में क्या है, इफ अ रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो हमें दिया हुआ है कि जो इमेज है ना वो बन रही है कितने डिस्टेंस पे, 7 मीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 7 मीटर पे बन रही है। दैट मींस वी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, एंड एफ की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी, तो हमें क्या पता करना है, देन शो द कैलकुलेशन वेयर शुड दी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, दैट मीन्स हमें निकालना है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी निकालनी है हमारे लेंस से, दैट मीन्स यू को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कौन सा, लेंस फॉर्मूला। तो जैसे कि यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/f = 1/v - 1/u, v एंड f दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो इनकी वैल्यू पुट करके आपने सॉल्व कर लेना, तो u की वैल्यू आ जाएगी। आगे थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या, ड्रॉ ए नीटली लेबल्ड डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन्ड इन द सेकंड। तो सेकंड में जो इमेज बनी वो हमें क्या शो करना, तो इसकी रे डायग्राम देखते हैं। कुछ इस तरीके से डायग्राम यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, हमें पता है एक तो क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर से हम लोग क्या एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि क्या एफ से पास होके निकल जाती है। दूसरे हमने क्या ऑप्टिकल सेंटर ओ से क्या सीधा सीधा पास किया, तो जहाँ पे भी ये दोनों क्या इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे हमारी क्या बनती है जो इमेज है वो बनेगी।
चलिए साथ में इसके साथ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज द पेंसिल, वो क्या है कनकेव मिरर के आगे क्या 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, दैट मीन्स हमें क्या यू की वैल्यू दी हुई है, साथ में हमें क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आर की वैल्यू दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर, तो दैट मीन्स हमें क्या वी जो है ना वो पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आर से हम लोग निकालेंगे फोकल लेंथ मीन्स एफ की वैल्यू निकालेंगे, एंड देन हम लोग क्या मिरर फॉर्मूला लगा के किसकी वैल्यू को पता करेंगे, वी की वैल्यू को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यू की वैल्यू हमें दी हुई है, एंड हमें पता है कि r इज इक्वल टू क्या होता है 2f, दैट मीन्स f क्या हो गया r/2। तो इसका हाफ कर लेंगे तो f की वैल्यू कितनी निकल गई -20 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर के लिए क्या होता है नेगेटिव में होता है u एंड v, u एंड f इसीलिए नेगेटिव में लिखी हुई, ठीक है। इसके बाद क्या है इस मिरर फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या है u एंड f की वैल्यू पुट करेंगे और वहां से क्या है जो v की वैल्यू उसको क्या निकाल लेंगे। उसके बाद क्या सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, तो इमेज का साइज बताना है, एंड साथ में थर्ड क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज मेंशन्ड इन द पार्ट 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है h2/h1 मीन्स क्या हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये किसके इक्वल होता है -v/u। v एंड u दोनों की वैल्यू हमें पता है तो दोनों को पुट कर देंगे तो जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4/3। उसके बाद क्या थर्ड में हमसे पूछा था रे डायग्राम ड्रॉ करने को, तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना है रे डायग्राम को ड्रॉ करना है। आपको पता होगा कि जो कनकेव मिरर होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस क्या होती है, अंदर वाली साइड होती है, और यहाँ पे क्या होता है पेंट वाली सर्फेस होती है। तो यहाँ पे क्या होगा ये जो कैंडल बनाई हुई है दैट इज आर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से क्या है पहली तो क्या है जो रे है वो क्या पैरेलल जा रही है और वो क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या एफ से पास करती है, ये रूल हमने सीखा हुआ है। एंड दूसरा क्या है यहाँ पे अब यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाना यहाँ पे रे को क्या मुश्किल है, इसलिए क्या होगा वो यहाँ पे क्या पी पे क्या इंसिडेंट करेगी और जितना क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने एंगल से वो क्या रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। अब आप देख रहे हो हम इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर ले, ये लाइंस जो है जो रिफ्लेक्टेड रेज है हमारी वो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। इस केस में हम लोग क्या करते हैं इसको फिर पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं कि वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ मीट कर रहा है, वहीं पे हमारी क्या बनती है वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरसेक्ट करा तो यहाँ पे हमारी क्या इमेज बनेगी जो कि क्या वर्चुअल है, इरेक्ट है। चलिए आगे हम लोग क्या देखते हैं सेक्शन ई को। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्या हमारे केस स्टडी या फिर डेटा बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज। तो कुछ हिंट्स हमें दिए हुए हैं, फिर से वही चीज़ है कि यार ए बी सी कुछ भी लिखा है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो पहले में लिखा हुआ है पहला पॉइंट है सब्सटेंस सी इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, एंड सेकंड में क्या लिखा हुआ है सी हैज द 2 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे क्या जो प्रिजर्वेटिव है ना हम लोग किसको यूज करते हैं, विनेगर को यूज करते हैं, विनेगर को हम लोग यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। तो विनेगर जो होता है ना वो क्या होता है एसिटिक एसिड के अंदर हम लोग क्या जब फिक्स्ड रेशियो के अंदर पानी को मिला देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं विनेगर। तो सी जो है हमारा वो क्या होगा हमारा एसिटिक एसिड, एंड एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। तो यस इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स है, तो सेकंड हिंट भी हमारा क्या सही है, तो उससे हमें पता चल गया। नेक्स्ट में क्या सी इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन। तो हमें ये बताया हुआ कि ये जो सी है दैट मीन्स अभी अभी हमने आइडेंटिफाई करा सी क्या था एसिटिक एसिड, वो बनाया कैसे जा रहा है जब हम लोग क्या ए को क्या कर रहे हैं रिएक्ट करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में। तो KMnO4 क्या होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्या होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसकी रिएक्शन को, लेकिन थोड़ा सा हिंट आगे और स्टडी कर लेते हैं कौन से लिखे हुए हैं। तीसरे हिंट में दिया हुआ है कि मिसयूज ऑफ ए इन द इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल बेंजीन एंड पायरीडीन टू द ए। तो यहाँ पे जो ए है ना वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका मिसयूज भी किया जाता है, उसके मिसयूज को रोकने के लिए उसमें क्या किया जाता है इन चीज़ों को मिलाया जाता है। तो ए जो है बच्चों हमारा वो कौन सा होगा इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है जो एल्कोहल जो आप शराब जो होती है जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होती है उसका जो नेम होता है वो कौन सा होता है इथेनॉल। ठीक है, और जो मिथेनॉल होता है ये क्या होता है हमारा पॉइजनस होता है, इसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते। तो जो अल्कोहल है मींस क्या है जो इथेनॉल है जिसको ड्रिंक किया जा सकता है उसका मिसयूज रोकने के लिए इसको क्या किया जाता है पॉइजनस बनाया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है इसमें जो मिथेनॉल बेंजीन एंड पायरीडीन वगैरह क्या ऐड किए जाते हैं सो दैट इसको क्या पीना पॉसिबल ना हो क्योंकि ये हार्मफुल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए जो है हमारा वो क्या है इथेनॉल। तो हमने क्या यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मूला लिखा एंड देन उसकी रिएक्शन करवाई किसकी प्रेजेंस में एल्केलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, तो यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा इसके अंदर ऑक्सीजन को क्या कर देगा ऐड कर देगा, एंड ये जो H2 है ये क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हमारे पास बच्चों ये वाला प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH। आप इस चीज को स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली लिखो इसके बाद ये वाला पॉइंट सीधा लिख दो कि वहाँ पे क्या बन रहा है हमारा एसिटिक एसिड जिसको हम लोग एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। आगे हमें कौन से दिए हुए हैं F इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग A इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड एंड F रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम कैटलिस्ट। तो इसके बेस पे हमें क्या पहला तो था गिव द IUPAC नेम ऑफ A एंड F, तो A का हमने बता दिया। उसके बाद क्या F हमें बताना है कि F क्या होगा। तो F कैसे फॉर्म हो रहा है जब हम लोग क्या कर रहे हैं, A को हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन को देखते हैं। तो हमारा जो A था वो क्या था, हमारा इथेनॉल। तो जब हम लोग क्या इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या रिमूव होता है, वाटर। तो यहाँ पे क्या एक का OH जाएगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो दोनों के एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये रिएक्शन वहां पे होगी, हमने लिख के दिखाना है। उसके बाद तो यहाँ पे क्या पूछा था, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द केमिकल इक्वेशंस फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे क्या A2C एंड A2F क्या रिएक्शंस हो रही है वो हमने दोनों देख लिया। उसके बाद क्या और ऑप्शन में क्या दिया हुआ साथ में, नेम द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर इन द स्टेप 2 and 5 एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन द स्टेप इफ A इज रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। तो सेकंड स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप के अंदर जो रिएक्शंस है उनका हमें क्या बताना है, नेम बताना है। तो सेकंड स्टेप के अंदर बच्चों हमने क्या देखा था कि हमारा जो इथेनॉल है वो क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रेजेंस में उससे क्या बन रहा था, हमारा एसिटिक एसिड। तो उस रिएक्शन के अंदर क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी। तो इस रिएक्शन का जो नेम है वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन। क्लियर। उसके बाद क्या फिफ्थ स्टेप के अंदर हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो फिफ्थ स्टेप के अंदर बच्चों आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, F रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम कैटलिस्ट। तो निकल एंड प्लैटिनम कैटलिस्ट जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हमारे रिडक्शन का काम करते हैं, मीन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो F हमारा क्या बना था, इथीन बना था। ठीक है, इसकी हमने क्या है रिएक्शन करवाना है किसकी प्रेजेंस में, निकल एंड प्लैटिनम। तो निकल एंड प्लैटिनम दोनों क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों के अंदर एक एक H जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो H2 है वो क्या हो रहा है, इस इथीन के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। इसी के साथ हमने क्या प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है फॉर्म्ड इन दी स्टेप, मीन्स हमने क्या है सेकंड एंड फिफ्थ स्टेप के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स बने थे उनके अंदर हमने क्या करना है, ए को रिप्लेस करना है किससे, विद इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। नेक्स्ट होमोलॉग का मतलब क्या है बच्चों, कि जितने कार्बन एटम ए के अंदर है उससे एक कार्बन एटम हमने क्या बढ़ा देना, मीन्स मेथ से, जैसे कि एथ का आना है, एथ से प्रोप का होना, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या था, इथेनॉल। तो उसके अंदर एक कार्बन बढ़ाएंगे तो नेम क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। एंड फिफ्थ स्टेप के अंदर हमारे पास बना था इथीन। इथीन के अंदर कितने कार्बन एटम थे, 2। तो एक और ऐड कर दो तो इथीन से क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे आएगा वो कौन कौन सा होगा, प्रोपेनल एंड प्रोपीन। चलिए आगे देखते हैं 38th क्वेश्चन। फिगर्स A to D गिवन बिलो रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द ईयर लॉब्स प्रेजेंट इन अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन राहुल, निशा एंड देयर पेरेंट्स। तो नीचे हमारे पास क्या यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, आप देख सकते हो कि राहुल के फादर यहाँ पे जो है उनका जो ईयर लोब है वो क्या फ्री ईयर लोब है, मीन्स ईयर लोब यहाँ पे क्या है इसके साथ क्या स्किन के साथ अटैच नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या वो हमारे पास अटैच्ड ईयर लोब है। यहाँ पे भी फ्री है, यहाँ पे भी फ्री है। तो नीचे क्या वही बताया कि ये फ्री ईयर लोब है और ये क्या हमारा अटैच्ड ईयर लोब। यहाँ पे क्या नीचे एक्साइटेड बाय हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द different types of the earlobes present in his family, Rahul conducted a survey of the type of the earlobes found in his classmate। तो राहुल क्या करता है, एक सर्वे करता है अपनी क्लास के अंदर, देखता है कि किसके जो है फ्री ईयरलोब्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, अटैच्ड वाले कितने हैं। ठीक है, तो ही फाउंड 2 टाइप्स ऑफ द ईयरलोब्स इन हिज क्लासमेट्स एज पर द फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला जो डाटा उसको मिलता है जहाँ पे वो आप देख सकते हो कि जो फ्री ईयरलोब वाले हैं मेल कितने 36, फीमेल कितने 31, एंड अटैच का जो है वो क्या कम है उनकी काउंटिंग। दैट मीन्स हमें क्या यहाँ पे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फ्री ईयरलोब वाला है वो क्या हमारा यहाँ पे डोमिनेंट रेट है, एंड जो अटैच्ड वाली है वो हमारी क्या है, रिसेसिव है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो हमारा फ्री है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है यहाँ पे, एंड जो अटैच्ड वाली है वो क्या हमारी रिसेसिव है। तो ए पार्ट के अंदर हमसे पूछा है विच ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री ईयरलोब और द अटैच्ड ईयरलोब्स अपीयर टू बी डोमिनेंट इन दिस केस व्हाई। तो फ्री ईयरलोब और अटैच्ड ईयरलोब में से दोनों में से डोमिनेंट कौन सी हमारी, तो मैंने आपको बता ही दिया कि फ्री वाली जो बच्चों है हमारी वो कौन सी है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्री ईयरलोब जो हमारी वो कौन सी है, डोमिनेंट है। क्यों, रीजन भी पूछा वाई, क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मेजोरिटी ऑफ पीपल के अंदर क्या है ये वाली फ्री ईयरलोब जो है वो क्या पाई गई है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री ईयरलोब लिंक्ड विद द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे लिखना है कि जो उन्होंने पूछा है कि क्या ये चीज़ जो है वो क्या है, सेक्स मीन्स क्या मेल या फीमेल के होने पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है, इसका क्या मेल या फीमेल से कोई रिलेशन नहीं होता, दोनों के अंदर ये पाई जाते हैं। क्योंकि आप सर्वे में भी देख सकते हो फीमेल एंड मेल दोनों के अंदर ही क्या है, फ्री ईयरलोब एंड अटैच्ड ईयरलोब वाले दोनों कैटेगरी के पर्सन ही है। तो दैट मीन्स ये क्या है हमारा जो सेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद क्या है सी पार्ट में, व्हाट टाइप ऑफ ईयरलोब इज प्रेजेंट इन फादर, मदर राहुल एंड हिज सिस्टर निशा, राइट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच ऑफ दिस फैमिली मेंबर्स विच एक्सप्लेन्स द इनहेरिटेंस ऑफ दिस कैरेक्टर इन द फैमिली। और नीचे हमें क्या दिया हुआ है कि जो फ्री ईयरलोब के लिए जो जीन है वो उसको रिप्रेजेंट करना हमें कैपिटल F से, एंड जो
अटैच्ड ईयर लोब है उसके लिए हमें जीन्स को रिप्रेजेंट करना है स्मॉल एफ से। तो इसको कैसे लिखेंगे आप देख ही सकते हो, हमने क्या ऊपर डायग्राम में देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राहुल के फादर है उनके पास क्या फ्री ईयर लोब है। फ्री का मतलब क्या है, तो हमने देखा था जो हमारा फ्री वाला था वो क्या था, हमारा डोमिनेंट, ठीक है। और फ्री को हमने रिप्रेजेंट किससे करना है, कैपिटल एफ से। तो डोमिनेंट के लिए हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें आएगा कैपिटल एफ एंड साथ में आएगा क्या, स्मॉल एफ, क्योंकि कैपिटल एफ क्या हमारा डोमिनेंट एंड स्मॉल एफ हमारा क्या रिसेसिव है। तो डोमिनेंट का मतलब क्या है, अगर ये एक भी है तो ओवरऑल वही चीज होती है, राइट। उसके बाद क्या, राहुल के पास क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, अटैच्ड ईयर लोब है। तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट वाला फैक्टर मींस के कैपिटल एफ नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएंगे, दोनों स्मॉल एफ। इसके बाद क्या है, इसके पास भी क्या है, ओपन वाला ईयर लोब है। तो दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ से लिखेंगे। एंड इनके पास भी क्या है, इसकी जो सिस्टर राहुल की उसके पास भी क्या है, फ्री ईयर लोब। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ। तो इनके आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, फ्री ईयर लोब इज डोमिनेट बिकॉज इट इज फाउंड इन द लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो मैंने आपको बताया। सेकंड वन में, नो इट इज नॉट द सेक्स लिंक्ड एज पर द डाटा ऑफ द फैमिली एज वेल एज द क्लास, इट इज इंडिकेटेड दैट फ्री ईयर लोब इज प्रेजेंट इन द मेल एज वेल एज फीमेल। तो दोनों के अंदर है, इसीलिए वो क्या है, सेक्स बेस्ड तो डेफिनेटली नहीं है। थर्ड क्या है, फादर के पास क्या है, जो मैंने आपको ट्रेस समझाई दिया कि इसको कैसे लिखना है। सेकंड क्या है, ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, यहाँ पे और के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयर लोब्स, what type of earlobe can be seen in the Suresh and sister Sia, explained by giving the genetic composition of all। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेरेंट्स के पास क्या अटैच्ड ईयर लोब्स है, मीन्स क्या पेरेंट्स जो उनके पास क्या रिसेसिव जो ट्रेट है वो है, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब कैन बी सीन, तो सुरेश और इसकी सिस्टर जो सिया उनके पास कौन सी जेनेटिक कंपोजिशन होगी। तो देखो अगर पेरेंट्स के पास क्या रिसेसिव ट्रेट है तो जो उनके बच्चे हैं उनके पास भी क्या होगी, रिसेसिव ही होगी। मीन्स दोनों की जो अगर हम जीन की कंपोजिशन लिखे तो क्या आएगी, स्मॉल एफ एफ ही आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के आंसर में क्या लिखेंगे, सुरेश फादर के पास क्या स्मॉल एफ, क्योंकि क्या यहाँ पे अटैच्ड ईयर लोब है तो मदर का भी यही होगा। एंड जो उनका बेटा है सुरेश एंड सिया, तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। बिकॉज इफ बोथ पेरेंट्स हैव द रिसेसिव कैरेक्टर देन ऑल द चिल्ड्रन कैन हैव द रिसेसिव कैरेक्टर ओनली।